वाला कि कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मजे में होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सुमित पराशर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं पराशर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बालक अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अभी रिसेंटली मतलब अभी तुरंत किया है इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने शेयर किया कि क्या पेपर पैटर्न होने जा रहा है, किस तरह से वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज की अगर हम बात करें तो चैप्टर वाइज वेटेज होने जा रहे हैं। ये सारे ही सब्जेक्ट का डिक्लेरेशन आ चुका है, आपके सीए फाउंडेशन का भी, सीए इंटर का भी, राइट। सो नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द वन सब्जेक्ट एंड दैट इज एफएमएसएम। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का में किस तरह से चैप्टर वाइज वेटेज होने वाला है और किस तरह से हमारी प्रिपरेशन, हमारी फाइनल रिवीजन किस एंगल से होना चाहिए, ये बड़ा ही वाइटल वीडियो है। लास्ट तक देखना और अच्छी तरह से समझ लेना, राइट। एक बार समझ लोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। दूसरी बात कि अभी तक मैंने आपको एसएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज मैंने आपके लिए डाल रखा है, राइट। तो आप पराशर पाठशाला आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक मिल जाएगा, राइट। फेसबुक पे भी मैंने इसके पोस्ट डाले थे और साथ ही साथ मैंने यूट्यूब में भी इसके वीडियोस डाले थे। तो आप शॉर्ट्स में वो वीडियोस में आपको लिंक मिल जाएगा पराशर पाठशाला का, आप वहां से भी जा सकते हो या गूगल पे से सीधा सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एसएम को लेकर आई वाज वेरी श्योर, और यही रीजन था कि अभी तक मैंने आपको एफएम का क्वेश्चन लिस्ट रिलीज नहीं किया था, जो मैं आज करूंगा। आज आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन लिस्ट में रिलीज करने जा रहा हूं। अब तक 56 वाला हिसाब है भाई, है ना। 56 क्वेश्चंस उसमें होंगे अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा और उससे बाहर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। 35 प्लस मार्क्स का कवरेज आपको वहां से मिलने जा रहा है। मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो थियरी क्वेश्चंस के लिए मैं बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दे दूंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की लिस्टिंग है उसमें, जिस लिस्ट से बाहर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। As far as SM is concerned, SM का मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट पहले दे चुका हूं, एग्जैक्टली सटीक है वो। और जब मैंने वो लिस्ट आपको दिया था तो मैंने 45 प्लस बोला था, अब मैं 50 बोल रहा हूं, यानी कि उस लिस्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो इन्होंने वेटेज दिया उसी हिसाब से वो लिस्ट बना हुआ था, किसी तरह का मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। 100% क्वेश्चन आपको उसी लिस्ट से दिखाई देने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट। जानते हैं हम पेपर 6 से हमारे पास क्या होता है, एफएम, और पेपर 6 में हमारे पास क्या होता है, एसएम। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, यहां देखो हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर हटा था रिस्क एनालिसिस कैपिटल बजटिंग, तो टोटल पहले 10 हुआ करते थे, तो अब 9 रह गए थे हमारे पास। तो टोटल 9 चैप्टर्स है हमारे पास। देखते चलो, इसमें से जो पहला 2 चैप्टर है ना, और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, दीज आर बेसिकली द थियरी चैप्टर। ये क्या है, हमारे थियरी चैप्टर्स हैं। सो स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड टू चैप्टर्स, इस पे जरा ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास है रेशियो एनालिसिस। सो इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये सारे बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें क्या फील करते हैं, दे फील कंफर्टेबल, हाउएवर दे नीड टू vigilant while calculating solvency ratios such as debt to coverage ratio, debt to total asset ratio, debt to service coverage ratio and capital gearing ratio and the proprietary ratio. तो इन रेशियोज को करते वक्त यू हैव टू बी व्हाट, विजिलेंट। आपको क्या रहना होगा, विजिलेंट रहना होगा। ये जो मार्क्ड पीडीएफ होगा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, या इस वीडियो के लिंक में अवेलेबल होगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो हमें सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त, राइट, प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त, कैपिटल गियरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी विजिलेंट। सो दे हैव इंडिकेटेड व्हाट रेशियो यू हैव टू फोकस ऑन, कहां आपको ज्यादा कंसंट्रेशन रखनी है। While attempting to question based on calculation of cost of capital, आप cost of capital चैप्टर की बात करो तो conceptual clarity regarding a specific formula to be followed with respect to a particular method। क्लास में भी जो भी वीडियोस मैंने आपको YouTube पे भी डाला है, जो भी वीडियोस मैं क्लास में मैंने जब भी आपको बताया, तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही मायने रखता है, और कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, किस मेथड में, ये बहुत वाइटल होता है। इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। While calculating cost of retained earnings, they sometimes get confused between using issue price or the market price। तो issue price की हम जब बात करते हैं, market price की जब हम बात करते हैं, तो इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। Issue price after adjusting flotation cost is used while calculating cost of equity, and market price is used while calculating cost of retained earnings. This has to be kept in mind. And certainly the selection of the formula will depend on the data, what kind of data is available with us, and accordingly हम क्या कर सकते हैं, मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको इश्यू प्राइस, मार्केट प्राइस पे ध्यान रखना है, राइट। और
अच्छी तरह से क्वेश्चंस को कवर करना है। तो जो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अभी तुरंत मैं आपको देने वाला हूं, तुरंत विद इन 1 आवर, राइट, दैट इज फाइनलाइज नाउ। मैं इसी का वेट कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, और मेरे को पता था कि आज न कल तो वो बताने वाले हैं ही, और एग्जाम से पहले बताएंगे ऑब्वियसली, ताकि आप थोड़ा सा क्या कर लो, अपने आप को शेप अप कर लो। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करो, सो एमएम अप्रोच विद टैक्स और विदाउट टैक्स में से किसको यूज करें, इसको लेके स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। एमएम अप्रोच विद टैक्स एंड विदाउट टैक्स, और ये भी वीडियो मैंने आपको पैरेलल में आपके यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ये भी वीडियो बड़ा डिटेल्ड वीडियो, बड़ा ही काम और रिलैक्स्ड वीडियो है बालक। मेरा तो आप जानते हो पढ़ाने का तरीका, इट्स वेरी काम एंड रिलैक्स। एक बार देख लोगे पूरा वीडियो तो बड़ी आसानी से आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, कोई हो हल्ला नहीं है उसमें। स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट द टैक्स बेनिफिट हैव टू बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड कंपनी टू अराइव एट a value of a levered company, है ना। सो अनलीवर्ड में क्या करना होता है, हमें टैक्स बेनिफिट को ऐड करना होता है, राइट। सिंपल सा है, टैक्स बेनिफिट का फॉर्मूला आप क्या करते हो, अप्लाई कर देते हो। आपने क्या कहा था, VG इज इक्वल टू VU प्लस TB, याद होगा आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से, है ना। इसका रेफरेंस है, इशारों को समझो, राइट। नंबर 4, लीवरेज में leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. Students are generally comfortable in this chapter. However, they need to be careful while preparing income statement when the leverage value is given. जब income statement prepare करते हो ना, थोड़ा सा careful रहना चाहिए, गलतियां होती हैं, calculation mistakes होते हैं कभी-कभी, है ना, बेसिक गलतियां हो सकती हैं। यहाँ कुछ leverage easiest चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, तो आसानी से इसको हम कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट को बनाते वक्त थोड़ा सा क्या रहना है, केयरफुल रहना है। तो किसको बनाते वक्त, इनकम स्टेटमेंट को बनाते वक्त किस तरह के रेशियोज की बात कर रहे थे हम, है ना, किस तरह से हम इशू प्राइस और मार्केट प्राइस की बात कर रहे थे, किस तरह से हम VG इज इक्वल टू VU प्लस TB की बात कर रहे थे, और किस तरह से हम बात कर रहे हैं किसके, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट की। देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब हम जानते हैं ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है सर, है ना, यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो हमें करना क्या है, और जानते हो आप इस चैप्टर के कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो अगेन वी टॉक अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन्स, न्यू मशीन ओल्ड मशीन, है ना, इसी पे ज्यादा फोकस होगा, जाहिर सी बात है। देखना स्पेसिफिक क्वेश्चंस वेयर डिसीजन मेकिंग नीड टू बी डन बिटवीन टू चॉइसेस लाइक वेदर टू बाय अ न्यू मशीनरी और रिपेयर द एग्जिस्टिंग वन। स्टूडेंट्स नीड टू आइडेंटिफाई द नेट कैश फ्लो, cash outflow or inflow. Students should remember to add back the depreciation after calculating profit after tax, otherwise it may lead to the wrong decision. So ये जो depreciation add back में गलतियां होती हैं, है ना, और ये ऑब्जर्वेशन पता है किस आधार पे दिया जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मिस्टेक्स बच्चे एग्जामिनेशन में करते हो आप लोग, राइट। तो डेप्रिसिएशन जो एड बैक करते हैं, ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, हम किसका कैलकुलेट करते हैं, नेट कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो को कैलकुलेट करते हैं जब हम न्यू मशीनरी को ऐड बाय करने की बात करें या फिर हम रिपेयर करने की बात करें एग्जिस्टिंग वन को। Then we have the dividend decision. Now dividend decision में क्या कह रहा है कि डायलेमा कहां आता है, वॉल्टर मॉडल और MM मॉडल। There you will have some dilemma कि वॉल्टर को चूज करे या MM को चूज करे। In absence of any specific information, they can solve the question by looking the figures information given in the question. अगर ये मेंशन ना हो कि आपको कौन सा मॉडल ऑप्ट करना है, तो आपको डेटा के आधार पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके आधार पे मॉडल को चूज कर लेना है, उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यही हम क्लासरूम में भी करते हैं। नंबर 7, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल is also a core topic where questions are being asked in most of the examination, but sometimes the students show lack of conceptual clarity when it comes to management of receivables. So while studying management of receivables, ये weak point है जहां conceptual clarity का issue देखने को मिलता है बच्चों में, तो इस पे हमें क्या करना है, खास ध्यान रखना है। Student need to consider the credit terms, cash discount, opportunity cost of investment in receivable while deciding between the present and the proposed policies. Right, so आप देख रहे हो कि you have a brief review of all the chapters and accordingly you can shape your preparation. सीरियसली लेना है। देखो आपका इंस्टीट्यूट ने दिया, और हम जानते हैं इंस्टीट्यूट ने जो कुछ भी हमें गाइडलाइन दिया होता है उसको होल हार्टेडली आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उसी के आधार पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। यही गाइडलाइन है जिसके आधार पे वो क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। दिस वाज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। You know, as far as strategic management is concerned, strategic management में मैं बस आपको एक ही बात कहूंगा कि it is same weightage. सो 15 से 25 का वेरिएशन है ना, यहां हम कुछ नहीं कर सकते। 15 से 25 का वेरिएशन है, यानी कि ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और इसी 15 से 25 के वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया हुआ है। तभी मैं कह रहा था, जब मैंने दिया था तो मैं 45 प्लस कह रहा था, बट अब मैं 50 कह रहा हूं, है ना। सारे क्वेश्चंस आपको उसी लिस्ट में से मिलेंगे। अच्छी तरह से उन टॉपिक्स को तैयार कर लेना। उन टॉपिक्स का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है 5 सेशंस में। आप YouTube चैनल पे जाके अभी देखो, यू विल फाइंड दैट ऑल 5 सेशंस आर डन, और डिटेल्ड रिवीजन है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुलेट पॉइंट पढ़ रहे हैं,
और बहुत कम समय में 10, 12, 15, 20 आवर्स मान लो मैक्सिमम आपने डिवोट किया, आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कर पाओगे और उन इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर कर पाओगे। ठीक है, सो पार्ट बी इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो 15 एमसीक्यूज होंगे आपके पास, based on integrated case scenario and independent application situational based MCQ, testing student analysis and application skill। सेक्शन बी में आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। 35 मार्क का आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। 15 मार्क का आपके पास क्या होगा, एमसीक्यू होगा, दैट यू ऑलरेडी नो। टिप्स फॉर सॉल्विंग केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तो ये टिप्स तो आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इतनी क्लैरिटी यहां आपको नहीं मिलेगी, राइट। जनरल बातें हो रही है, विद एग्जांपल आपको समझना होगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया, केस सिनेरियो को पढ़ा, कॉन्सेप्ट को लिंक किया, क्वेश्चन पे वापस गए और स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए क्या किया, आंसर कर दिया। मतलब समझ रहे हो। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करी इन्होंने और वो हमारा अभी मुद्दा नहीं है। सो व्हाट इज द आइडिया हियर? आइडिया इज वेरी सिंपल। एज फार एसएम इज कंसर्न, ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सेम वेटेज है आपके हर एक चैप्टर का, राइट। अब वेरिएशन आएगा, वेरिएशन किस चैप्टर में कितना जाता है हम कैसे बता सकते हैं? हाँ, हम ये जरूर आइडिया है हमारे पास कि 15 से 25 में अगर पहला चैप्टर है तो ये लोअर लेवल पे होगा, राइट। और अगर हम जाते हैं किस पे, फोर्थ चैप्टर पे, तो ये हमें अपर लेवल पे दिखाई देगा, राइट। ये इसमें ज्यादा कवरेज हमें मिलने के चांसेस है, इससे हो सकता है ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ जाए कंपैरेटिवली। सो दैट माइट हैपन, बट ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और सारे चैप्टर्स को नजर में रखते हुए, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए मैंने आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट शेयर किया था, उस लिस्ट को डेफिनेटली देख लेना। इस पैटर्न पे किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में, अगर आप एमसीक्यू में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं या आपको केस सिनेरियो में डिफिकल्टीज आ रही हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्वेश्चन को समझने में डिफिकल्टी आ रही है, चाहे वो एसएम का हो चाहे वो एफएम का हो, इन दोनों पेपर में आपको जो भी दिक्कत है 6A 6B में, एफएम और एसएम में, वो आप इसी वीडियो के कमेंट में क्या कर सकते हो, मिनिमम टाइम में आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं। इंस्टेंट तो आप जानते हो पॉसिबल नहीं है, बट कम से कम समय में मैं उसका सोल्यूशन आपको निश्चित रूप से प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सो स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग। यही टाइम होता है जो डिसाइड करता है कि कौन विनर होगा, यही टाइम होता है। अपने पेस को बनाए रखो, अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी को बनाए रखो, अपने फोकस को बनाए रखो और डिटरमिन्ड रहो। और एक ही बात सोचना है आपको कि किसी भी शर्त पे आप एग्जामिनेशन को पास कर रहे हैं, कभी भी अपने आप पे डाउट मत करना, जरा सी नेगेटिविटी मत आने देना, और अपनी पढ़ाई को क्या कर रखो, कंटिन्यू रखो। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।